नमस्कार बच्चों, राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। बेहतरीन तरीके से बच्चों आपकी तैयारी चल रही होगी। इसी बेहतरीन तैयारी को और शानदार और जानदार बच्चों करने के लिए मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। और वो बच्चों हाजिर हूं आपके सामने सॉल्व्ड पेपर नंबर 21 लेके। आप सभी को पता है एसएससी जीडी की अपनी एक बच्चों सीरीज चल रही थी, बेहतरीन अपनी सीरीज चल रही थी। आप सभी को खूब सारा धन्यवाद बच्चों। खूब आप इस सीरीज के ऊपर स्नेह देते हो, खूब सारा आप प्रेम देते हो बच्चों। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसके कमेंट बॉक्स के अंदर आप जवाब भी देते हो बच्चों। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आगे बढ़ाते हुए आज अपनी जो सीरीज है बच्चों, सीरीज नंबर कौन सी रहने वाली है बच्चों? ये सीरीज नंबर या सॉल्व्ड पेपर नंबर कौन सा हो गया? सॉल्व्ड पेपर नंबर 21 हो गया। मैंने वादा किया आपसे कि मैं आपको 45 प्रैक्टिस सेट या 45 सॉल्व्ड पेपर लेके आऊंगा बच्चों। वो आपके सामने जो है क्लास नंबर 21 रहने वाली है। तो एक बार फिर से आप सभी एसएससी जीडी वाले बच्चे हाजिरी लगाएंगे बच्चों। सभी जो है तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेके बच्चों। बहुत सारी चीजें जो है वो अपने जहन में उतारेंगे। खूब सारी चीजों को बच्चों आप और हम जो है कॉपी पे भी क्या करेंगे? नोट करेंगे। करें शुरुआत बच्चों बेहतरीन क्लास की, शानदार सेशन की बच्चों। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत के साथ देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा पूछा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया अपने से 2023 के 17 तारीख के पेपर के अंदर बच्चों, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अपने से पूछा जाए किससे संबंधित थे, तो देखिए बच्चों कुचिपुड़ी कहाँ की हो जाती है? कच्ची पुड़ियां वहीं पर वही लोग खाते हैं जो लोग अंधे होते हैं। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी में कोई जोर नहीं आने वाला है, मणिपुर का हो गया। ओडिसी का कहाँ का हो गया बच्चों? ओडिसी तो ओडिशा का हो गया। और ये लीजिए कथक कहाँ का हो गया? कथक हो गया भैया उत्तर भारत का। कथक हो गया सबसे पहले उत्तर भारत का। और उत्तर भारत में भी अपने से पूछा जाए बच्चों स्पेशली कहाँ का हुआ, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का। कवर हुआ। अब अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो चाहे बिरजू महाराज हो, चाहे लच्छू महाराज हो, चाहे सुखदेव महाराज हो, चाहे शोभना हो, चाहे आदिति हो बच्चों, नंदिनी हो, इन सब का संबंध किससे है? इन सब का संबंध हो गया कथक से हो गया। कथक का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों कथा को कहने वाला। देखिए सबसे पहले एसएससी क्वेश्चन किस प्रकार पूछती है कि सितारा देवी, सितारा देवी का संबंध भी किससे हो गया? सितारा देवी का संबंध भी कथक से हो गया। और सितारा देवी को पद्मश्री पुरस्कार, सितारा देवी को पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार कब मिलता है? 1973 के अंदर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 2 नंबर पे बच्चों और कौन सा? सितारा देवी हो गई। और इसके साथ कौन सा हो गया भाई? सितारा देवी होगी शोभना नारायण, सितारा देवी शोभना नारायण, शोभना नारायण। शोभना नारायण का संबंध भी पूछे तो इनका संबंध भी अपने को कथक से हो जाता है। आदिति मंगलदास, आदिति मंगलदास, तो आदिति मंगलदास का संबंध भी पूछे कि इनका संबंध किससे हो गया? आदिति मंगलदास का संबंध भी कथक से हो जाता है। नंदिनी सिंह और सरस्वती सेन, नंदिनी सिंह, नंदिनी सिंह और इसके साथ और कौन सी होगी? सरस्वती सेन। नंदिनी सिंह हो गई, फिर देखिए सरस्वती सेन हो गए, नंदिनी सेन, सरस्वती सेन। इनका भी संबंध किससे हो गया? कथक से हो गया। इसके अलावा और कौन हो गए? रोशन कुमारी, ये लीजिए रोशन कुमारी। और रोशन कुमारी का संबंध भी किससे हो जाता है? कथक से हो जाता है। इन सबका संबंध अपने से पूछा जाए किससे है? इन सबका संबंध कथक से बच्चों, कथक, ये लीजिए कथक। और इनका भी संबंध किससे हो गया? कथक से हो गया। इन सबका संबंध हो गया कथक से। कवर हुआ यहां तक? बिल्कुल कवर हुआ। अब देखो अपने से और क्या पूछा जाता है जो फेमस बार बार पूछे जाते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध किससे? बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक से हो गया। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज। इन तीनों का ही संबंध किससे हो गया? इन तीनों का ही संबंध हो गया बच्चों कथक से इनका हो जाता है। बिरजू महाराज को बच्चों पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिलता है? ये मिलता है 1986 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार मिलता है। बहुत अच्छी बात हुई। अब देखिए पूछा जाता है अपने से रायपुर घराना किससे संबंधित हो गया? कथक से संबंधित। रायपुर घराना कथक से संबंधित हो गया। इसके अलावा जयपुर घराना, जयपुर घराना। इसके साथ और कौन सा? ग्वालियर घराना,
बच्चों कमेंट करके बताओ ना, चौथा घराना और कौन सा है। बार बार मेरी जहन से चीज निकलती है, चौथा घराना और कौन सा है, कमेंट करके बताओगे। देखते हैं सबसे पहले कमेंट करके कौन बताता है भैया। रायपुर घराना, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना। जब भी मैं क्लास लगा रहा होता हूं तो ये 3 नाम याद रहते हैं, चौथा जहन से निकल जाता है, लेकिन आप हमें बताओगे चौथा नाम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा गया। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है भैया। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है। दूध सागर जलप्रपात कहां पर स्थित है, गोवा के अंदर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। वांझाचल जलप्रपात ये भी कहां स्थित है, ये केरल में स्थित है, लेकिन ध्यान देना सबसे बड़ा नहीं है भैया। केरल में स्थित है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। कुंचिकल जलप्रपात ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। और 4 नंबर पे कौन सा, अथिरापल्ली जलप्रपात कहाँ पर हो गया, केरल के अंदर हो गया। और इसका मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ा जलप्रपात हो गया, केरल के अंदर हो गया सबसे बड़ा जलप्रपात। यहीं पर मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, छोटी सी, कौन सी, कि केरल से संबंधित जितनी सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको याद करनी है। क्यों, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर देखना कहीं ना कहीं केरल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अथिरापल्ली जलप्रपात, अथिरापल्ली, देखिए अथिरापल्ली जलप्रपात है कहां पर, सबसे पहले अथिरापल्ली जलप्रपात ये हो गया केरल के अंदर। सबसे पहली बात इसकी विशेषता क्या हो गई, सबसे पहले इसकी विशेषता होगी कि केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये तो बातें पढ़ ली भैया, बिल्कुल पढ़ ली। इसके अलावा केरल के त्रिशूर जिले के अंदर स्थित है। किस जिले में स्थित है, तो ये लीजिए केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा, ये लीजिए इसे जो है भारत का नियाग्रा कहा जाता है, नियाग्रा। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, अथिरापल्ली जलप्रपात को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए एराविकुलम अनामुदीशोला, एराविकुलम, एराविकुलम, एसएससी जो बार बार केरल से संबंधित क्वेश्चन पूछती है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, केरल के अंदर हो गया। एराविकुलम ये भी कहां पर हो, केरल के अंदर। इसके अलावा अनिमुदा, अन्नामुदा या अन्नामुदी शोला ये भी कहां पर हो गया भैया, अन्नामुदी शोला, अन्नामुदी शोला ये भी कहां पर हो गया, ये भी तो केरल के अंदर हो गया। तो देखिए एराविकुलम केरल के अंदर हो गया, अन्नामुदी शोला ये भी कहां पर हो गया, केरल के अंदर हो गया। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली ये कहां पर स्थित है, तो देखिए साइलेंट वैली भी केरल के अंदर स्थित हो जाती है। पम्बदुम शोला, कुछ नाम ही ऐसे है भैया इनके, पम्बदुम, पम्बदुम शोला ये भी कहाँ स्थित हो गया, तो ये भी अपने को केरल के अंदर स्थित हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए केरल के बारे में अपने ये सारी चीजें पढ़ी, इनके साथ साथ ये भी चीजें अपन ने पढ़ी है भैया। इसके अलावा सर्वाधिक मसाले कहाँ पर होते हैं, छापों के साथ साथ सर्वाधिक मसाले ये लीजिए, ये भी तो केरल के अंदर होते हैं भैया। कहाँ होते हैं, केरल के अंदर। सर्वाधिक रबड़ पूछा जाए तो ये भी कहाँ पर है, ये भी लीजिए केरल के अंदर हो गया। सर्वाधिक साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये भी कहाँ पर हो गई, ये भी तो केरल के अंदर होगी, सर्वाधिक साक्षरता दर होगी। सर्वाधिक लिंगानुपात भी कहां पर हो जाता है भैया, सर्वाधिक लिंगानुपात ये भी कहां पर हो गया, केरल के अंदर हो जाता है। कवर हुआ, बिल्कुल कवर हुआ। कुछ और बातें हैं तो बताना केरल के बारे में, जहां से संबंधित लगभग अपने क्वेश्चंस के अंदर बच्चों आप और हम क्या करें, साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो इतनी सारी बातें थी किसके बारे में, केरल के बारे में थी, जो अपन ने पढ़ी, जो हर बार एग्जाम्स के अंदर लगभग पूछी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको लगता है कि ये हमें तो बिल्कुल आता है, और जो सबसे ज्यादा लगता है कि हाँ ये हमें बिल्कुल आता है, बिल्कुल मैं सही करूंगा, मैं सही करूंगी, वहीं पर अपन मात खा जाते हैं, वही क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सीधा सा क्वेश्चन है लेकिन बच्चों टेढ़ा बना के पूछ लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कब हुई भैया, 1885 के अंदर हुई। फटाफट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, तो स्थापना हुई 1885 के अंदर। बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे, छापो साथ साथ ए ओ हयोम।
थोड़ा सा पेन और कॉपी जहन पे जोर डालिए। ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय, ये जो कांग्रेस शब्द है, इस कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नॉर्थ अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। बहुत अच्छी बात। उत्तरी अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका की संसद को बच्चों कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कवर यहां तक? बिल्कुल कवर। अब देखो 4 अधिवेशन तो बच्चों अपने से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। 1885 का अधिवेशन, 2 नंबर पे 1886 का अधिवेशन, 1887 का अधिवेशन और 1888 का अधिवेशन कवर हुआ। 1885 का अधिवेशन कहां पर हुआ? पहला अधिवेशन होता है बंबई में, दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता के अंदर, तीसरा अधिवेशन हुआ लीजिए मद्रास के अंदर, 4 नंबर अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। 4 नंबर अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। ये 4 तो बच्चों कंटिन्यू अपने से पूछ लिए जाते हैं। बंबई का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की गई WC बनर्जी के द्वारा, दूसरे की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तीसरे की अध्यक्षता की गई बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा और चौथे की अध्यक्षता की गई जॉर्ज यूले के द्वारा। ये लीजिए एसएससी क्वेश्चन पूछती है किस प्रकार से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो पहले अंग्रेज कौन हो जाते हैं? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी। दादा भाई पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब करते हैं? तो ये 1886 में। और कुल पूछा जाए कितनी बार करते हैं तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? कुल बच्चों कितनी बार करते हैं? कुल अधिवेशन जो है वो 3 बार इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन आपको सही दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है बच्चों पॉइंट की ओर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर पहली बार बच्चों राष्ट्रगीत गाया गया था? किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया 1896 के अंदर बच्चों। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? M.A. सयानी के द्वारा। M.A. सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। रहीमतुल्लाह क्या हो जाते हैं? सयानी के द्वारा अध्यक्षता की गई। 2 नंबर पे भारत के अंदर पहली बार राष्ट्रगान किस अधिवेशन के अंदर गाया गया? राष्ट्रगान गाया गया पहली बार 1911 के अंदर गाया गया। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ? ये अधिवेशन बच्चों कलकत्ता के अंदर हुआ। और इसकी अध्यक्षता पूछा जाए किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी? तो ये की गई थी बिशनदास नारायण के द्वारा। बिशनदास नारायण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब पूछा जाता है कांग्रेस 2 भागों के अंदर कब विभाजित हो गई थी? तो कांग्रेस 2 भागों के अंदर 1907 में विभाजित हुई थी। अधिवेशन कहाँ का था? ये सूरत का अधिवेशन था। और बच्चों अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? बात समझ में आनी चाहिए, साथ साथ आनंद आना चाहिए क्लास लगाने का। खूब सारी जानकारी है भैया, भंडार देते हैं आपको जानकारियों का। बहुत बढ़िया। आगे आपके लिए दिल्ली पुलिस का पेपर आने वाला है, तो ये क्लास बहुत आपकी शानदार रहने वाली है भैया। 2 भागों के अंदर 1907 के अंदर बंट गई थी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर बच्चों कांग्रेस पुनः एक कब हो गई थी? किस अधिवेशन के अंदर? तो ये लीजिए पुनः एक होती है बच्चों सबसे पहले तो 1916 के अंदर। 1916 के अंदर एक होती है। अधिवेशन कहाँ पर था? लिख लीजिए सर, लखनऊ का अधिवेशन था। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी भैया? ये की गई थी मजूमदार के द्वारा। मजूमदार की तो मजबूरी थी दोनों को एक करना। बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो सबसे पहले ये अधिवेशन होता है 1917 में। ये लीजिए अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर। और महिला कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। आगे बढ़े, फटाफट आगे बढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भैया? बताइए। भारतीय महिला अधिवेशन हुआ 1925 के अंदर। और अधिवेशन कहाँ पर हुआ? अधिवेशन हुआ कानपुर के अंदर। और ये लीजिए भारत की कोकिला जिन्हें कहा जाता है, ये थी सरोजनी नायडू। कौन हो गई? सरोजनी नायडू हो गई। यहाँ पे थोड़ी रुकेंगे, 2-4 लाइनें और लिखिए। पूछा जाता है क्या महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? बिल्कुल की थी। 1924 का अधिवेशन था। और ये अधिवेशन होता कहाँ पर है?
ये अधिवेशन होता है बेलगांव में। वैसे भी गांधी जी कहते थे कि भारतीयों की आत्मा गांवों में निवास करती है, तो ये बेलगांव के अंदर था, कर्नाटक के अंदर था। स्वतंत्रता के समय कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? ये लीजिए, जे.बी. कृपलानी। कौन हो गए? जे.बी. कृपलानी हो गए भैया। कौन हो गए? जे.बी. कृपलानी। और वर्तमान के अंदर कौन हो गए? मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे, वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए। थोड़ा सा साफ साफ नोट कर लीजिएगा साथ। आनंद आया इस क्वेश्चन के अंदर? बहुत बढ़िया। जितनी सारी जानकारियां थी बच्चों, जानकारी खूब सारी थी, लेकिन अपने पास ये था कि ये बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जब बार बार पूछे जाते हैं तो अपना भी ड्यूटी बनती है कि हम भी आपको क्या बताएं, बार बार इस चीज को बताएं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलो। देखो क्वेश्चन क्या है। अंटलाटा के मेयर ने किस नृत्य के गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्यशाला दिवस घोषित किया था भैया? देखिए, सबसे पहले अंटलाटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य जो है बच्चों नाट्य दिवस के रूप में घोषित किया था? तो ये जीएना मोहिनुद्दीन डागर, एन राजन, वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो ये है बच्चों वेम्पति चिन्ना सत्यम। कौन हो गए? वेम्पति चिन्ना सत्यम। और इनका संबंध किससे हो गया? इनका संबंध हो गया भैया कुचिपुड़ी से। इनका संबंध हो गया कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी कहाँ की हो गई? कौन से लोग कच्चीपुड़ियाँ खाते हैं? अंधे लोग कच्चीपुड़ियाँ खाते हैं। तो आंध्र प्रदेश से इनका क्या हो गया? संबंध हो गया। देखिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नोट करोगे साथ साथ। कुचिपुड़ी सबसे पहले कहाँ का हो गया? एक बार इधर फिर लिखिए बच्चों, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है बच्चों, इसका उल्लेख अपने को कहाँ पर मिलता है? इसका उल्लेख अपने को मिलता है व्यवहारमाला में। व्यवहारमाला में, व्यवहारमाला के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। और अगली बात यह है कि कुचिपुड़ी जो है बच्चों भगवान विष्णु से संबंधित है भाई। कुचिपुड़ी जो है किससे संबंधित हो गया? भगवान विष्णु से संबंधित हो गया। तो पूछा जाए इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है भगवान विष्णु से संबंधित? अपना आंसर क्या होगा बच्चों? भगवान विष्णु होगा। और कौन सा हो गया? ये हो गया अपने कुचिपुड़ी हो गया। इसके अलावा सुनंदा नायर, इसके अलावा सुनंदा नायर, सुनंदा नायर, इनका संबंध किससे है? सुनंदा नायर, इनका संबंध भी किससे हो जाता है? कुचिपुड़ी से हो जाता है। माधुरी अम्मा, माधुरी अम्मा, इनका भी संबंध किससे हो गया? इनका भी संबंध कुचिपुड़ी से हो जाता है। जया प्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन, तो जया प्रभा मेनन का संबंध भी कुचिपुड़ी से हो गया। कनक रेले का संबंध भी, कनक रेले, इनका संबंध भी किससे हो गया? कुचिपुड़ी से इनका संबंध हो जाता है। देखिए कुचिपुड़ी से संबंधित अपने खूब सारे नाम पढ़े हैं। गोपिका वर्मा भी है एक, इनका भी संबंध कुचिपुड़ी से है। गोपिका वर्मा, गोपिका वर्मा का संबंध भी कुचिपुड़ी से हो गया। लीजिए बच्चों देखो कुछ नाम देखिए। कुचिपुड़ी का किस राज्य की हो गई? आंध्र प्रदेश की हो गई। व्यवहारमाला में इसका उल्लेख मिलता है। किस माला में? व्यवहारमाला में उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु से संबंधित है ये। सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, जया प्रभा मेनन, कनक रेले, गोपिका वर्मा, इन सबका संबंध किससे हो गया बच्चों? संबंध हो गया कुचिपुड़ी से। राधा दत्ता, एक और नाम लिख लीजिए, राधा दत्ता, राधा दत्ता, इनका संबंध भी किससे हो गया? कुचिपुड़ी से इनका संबंध हो जाता है। बिल्कुल। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़े से फटाफट चलते हैं बच्चों, अपने पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अपने पास जानकारियां भी बहुत सारी है, तो थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे तो खूब सारी जानकारियां कम समय के अंदर मैं आपको बच्चों प्रोवाइड करवा पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है भैया? भारतीय डाक नेटवर्क जो है विश्व में किस लिए प्रसिद्ध? यह सबसे पुराना डाक नेटवर्क है, यह सबसे छोटा डाक नेटवर्क है, यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, या सबसे सस्ता डाक नेटवर्क है? तो ये बच्चों सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। क्या हो गया? सबसे बड़ा डाक नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क हो गया? भारत का डाक नेटवर्क हो गया। स्थापना पूछा जाए भारतीय डाक नेटवर्क की, या भारतीय डाक की बच्चों स्थापना कब होती है? 1854 के अंदर स्थापना होती है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर, कई बार एसएससी पूछती है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर बताइए कौन सा? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर
क्वेश्चन दूं क्या मैं आपको? ये एकमात्र तैरता हुआ डाकघर। तो ये लीजिए बच्चों, मेरा बताने का इरादा था लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको बताना है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कौन सा है। सबसे पहले तो ये जवाब देना है, क्लियर, डाकघर कौन सा है और ये किस नदी के ऊपर स्थित है। बहुत बढ़िया। और वो नदी मीठे पानी की है या खारे पानी की है? वो नदी जो है मीठे पानी की है, खारे पानी की है। और वो नदी जो है किसे क्या कहते हैं कि राज्य के अंदर स्थित है। ये लीजिए, 3 जवाब देने आपको एक साथ। कौन सा हो गया? नाम, नदी बच्चों कौन सी होगी, कौन से पानी की है, किस राज्य के अंदर स्थित होगी। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर बच्चों कहाँ पर स्थित है बताइए भैया। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जवाब देना है और जो सबसे पहले जवाब देगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सब बच्चों के कल वाली क्लास के अंदर शानदार तरीके से हम बच्चों नाम जो है यहाँ पे बताएंगे भैया कि सबसे पहले किस बच्चे ने या किस बच्ची ने नाम लिया। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया? वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो ये कहा गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। बहुत बढ़िया भाई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहा था। क्यों आत्मा कहा था बच्चों? उन्होंने कहा था कि अगर मैं आर्टिकल नंबर 32 को शून्य कर दूं, अगर आर्टिकल नंबर 32 को शून्य कर दिया जाए तो मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं बनता। अब आप कहोगे क्यों मौलिक अधिकारों का औचित्य नहीं बनता? कैसे औचित्य बनेगा बच्चों? मौलिक अधिकारों का अगर किसी व्यक्ति का हनन होता है तो उनका बच्चों पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है और मौलिक अधिकारों का भैया संरक्षक कौन है। तो न्यायालय जो है ये मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट 6 प्रकार की क्या करता है? रिट जारी करता है। अगर देखिए बच्चों, इस आर्टिकल को शून्य कर दिया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पे रिट जारी कर सकती है? नहीं जारी कर सकती। तो इसका मतलब उन्होंने भारत के संविधान की आत्मा आर्टिकल नंबर 32 को कहा था। किसके द्वारा कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा था। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। बहुत बढ़िया बात। इन्हें भारत का मनु भी कहा जाता है। भारत का मनु भी कहा जाता है। 1990 के अंदर सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे थे, भारत के प्रथम सूचना मंत्री रहे थे। अक्सर एसएससी पूछती है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? ये किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। इसके साथ साथ जो है बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह मंत्री हो गए, इसके अलावा सूचना मंत्री हो गए और भारत के प्रथम क्या रहे थे? उप प्रधानमंत्री रहे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी कौन रहे थे? सरदार पटेल रहे थे। बहुत सारी जानकारी है अपने पास इनके बारे में, लेकिन बच्चों यहाँ पर अपन सारी जानकारियों को नहीं लिख पाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन है बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे, सर्वाधिक लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहे थे। कई बार एसएससी क्वेश्चन पूछती है, शॉर्टकट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। पंचशील समझौता भी इन्हीं के मध्य किया गया था। पंचशील समझौता एसएससी क्वेश्चन पूछती है। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता पंडित नेहरू के कार्यकाल के अंदर किया गया था। इसके अलावा बच्चों कौन सा समझौता हो गया? इसके अलावा बेरूवाड़ी, ये भी समझौता इन्हीं के मध्य किया गया था। इसके अलावा 1960 का सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। बहुत सारी बातें हैं लेकिन अपन उन्हीं बातों को साझा कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है बच्चों। तो ये भी 1960 का हो गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति बने थे। इन्हीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बच्चों देश रत्न कहा जाता है। देश रत्न इन्हें कहा जाता है। इन्हीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, अजात शत्रु भी कहा जाता है। कवर हुई बच्चों ये बात, और ये जो है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3। वैसे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं, और छोटी सी जानकारी यहाँ पे भी देना चाहता हूँ। मौलिक अधिकार जितने अच्छे से पढ़ सको उतने अच्छे से मौलिक अधिकारों को पढ़ना। एक क्वेश्चन SSC GD 2025 के अंदर पक्का पूछा जाएगा भैया, और वो आर्टिकल नंबर 17 हो चाहे आर्टिकल नंबर 18 हो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद के अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। कौन से आर्टिकल करते हैं बताइए ना, एक बार देखिए ना बोर्ड की तरफ। उन्होंने पूछा है कि अनुच्छेद अन्य बातों के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य, उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, विधि, महाभियोग का वर्णन करते हैं। सारी बातें पूछ ली एक साथ। जो सारी बातें पूछ ली तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल से लेके कहां से कहां तक मिलता है। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, आर्टिकल हैं 52 से लेके 62 तक। कर दें इसको लॉक, इसको बिल्कुल लॉक कर देते हैं, इसको बिल्कुल क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। जब बिल्कुल लॉक कर देते हैं तो फटाफट बोर्ड की तरफ देखिए ना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ऊपर आर्टिकल, अनुच्छेद, और यहां पर लिख रहे हैं देखिए 52, फिर मैंने लिखा 53, आर्टिकल नंबर 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। कवर दिखाई दे रहे हैं सबको, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 52 सीधी सी बात कहता है भारत का एक क्या होगा भैया, राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर राष्ट्रपति होगा तो उसके पास किसकी शक्तियां होगी, सीधी सी बात है संघ सरकार का। संघ सरकार की कौन सी शक्तियां, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति किस व्यक्ति के अंदर निहित होगी, भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। अब अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का कहीं ना कहीं निर्वाचन तो करना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है तो सीधी सी बात है, निर्वाचन सीधा तो होता नहीं है, कैसे टेढ़ा हो गया क्या, निर्वाचन की भैया विधि होगी। तो इसने कह दी निर्वाचन की विधि होगी। अब देखिए कोई पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने साल का होता है, अपने को पता है 5 साल का होता है, लेकिन अपने को जवाब देना है 5-6 साल का होता है। क्यों होता है 5-6 साल का, 5 और 6 56 हो गए, 56 के अंदर राष्ट्रपति का टेन्योवर यानी भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल हो गया। 57 देखिए 57 पुनर्निर्वाचन, बोल के देखिए 57, मेरे साथ साथ बोलिए 57 पुनर्निर्वाचन। 58 राष्ट्रपति के पद की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की योग्यता। 59 शर्त राष्ट्रपति के पद की शर्त। देखिए 60 में तो कहते हैं राष्ट्रपति बना दो, 61 में कहते हैं राष्ट्रपति हटा दो। तो हटेगा तो किस प्रकार, महाभियोग के द्वारा। 60 में बना, 61 में हटा तो हट गया तो पद खाली हो गया। तो ये लीजिए पद की रिक्तता। मजा आ रहा है क्लास में, नहीं आ रहा बताइए ना कमेंट करके। अच्छी लग रही है क्लास, नहीं लग रही है तो भैया लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, थोड़ी सी ड्यूटी अपनी भी समझिए। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए। आर्टिकल नंबर 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि। 56 के अंदर कार्यकाल, 57 में निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में शर्त, 60 में शपथ, 61 के अंदर बच्चों महाभियोग, 62 के अंदर पद की क्या होगी, रिक्तता होगी, पद का खालीपन हो गया बच्चों। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे क्या, देखो क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022 तक, तो यहां पर मैं 2024 लिख देता हूं, 24 तक कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। हाँ भाई प्रियंका, सुमन, महावर, सुनील, गौरव सब बताएंगे क्या क्या आंसर है इसका। ये लीजिए माया ने कहा बिल्कुल 8 आंसर है इसका। सही है गलत है, बिल्कुल सही है भैया। देखिए बच्चों भारत के अंदर जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, भारत में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और ये जो संस्कृति एवं पर्यटक मंत्रालय है बच्चों, संस्कृति एवं पर्यटक मंत्रालय के द्वारा भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है। शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस की संख्या कितनी हो गई, 8 होगी। और वर्तमान में भारत के संस्कृति एवं पर्यटक मंत्री कौन हो गए, ये लीजिए गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए। इनके अनुसार भारत के अंदर बच्चों कितने हो गए, 8 हो गए। और एक जो है वो अर्धशास्त्रीय नृत्य हो गया। एक नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, और अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, छऊ हो गया बच्चों। और छऊ कहाँ का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया भैया।
छऊ कहाँ का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया। अब देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हो गए। सबसे पहले मेरे साथ साथ बोलोगे, 1 नंबर पे भरतनाट्यम, आपने कहा सर भरतनाट्यम। 2 नंबर पे मैंने कहा कुचिपुड़ी, 2 नंबर पे मैंने कहा कुचिपुड़ी। 3 नंबर पे मैंने कहा कथक। 4 नंबर पे मैंने कहा कथकली, कथकली। 5 नंबर पे मैंने कहा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। फिर मैंने आपके सामने कहा ओडिसी, ओडिसी। और फिर मैंने आपके सामने कहा मणिपुरी। हो गए क्या पूरे, मणिपुरी। 8 हो गए नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7। और कौन सा बच गया देखिए भैया, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, और कौन सा हो गया, मणिपुरी। कैसे एक कौन सा बच गया भैया, कथक हो गया, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम। देखिए भरतनाट्यम कहाँ का हो गया, तमिलनाडु का हो गया। अब याद आएगा अपने धीरे धीरे, तमिलनाडु का हो गया, सबसे प्राचीन भी हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, कुचिपुड़ी भैया आंध्र प्रदेश का हो गया, आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ का हो गया, कथक तो ये लीजिए उत्तर प्रदेश का हो गया, कथक हो गया उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का हो गया, कथकली हो गया केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो गया, मोहिनी अट्टम भी तो केरल का हो गया। ओडिसी कहाँ का हो गया, ओडिसी तो ओडिशा का हो गया। इसके अलावा देखिए मणिपुरी कहाँ का हो गया, मणिपुर का हो गया। भैया कैसे भूल सकते हैं, सत्रिया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सत्रिया, और सत्रिया कहाँ का हो गया, असम का हो गया। और सबसे नवीनतम कौन सा हो गया, सत्रिया। देखिए सबसे नवीनतम ये हो गया, सबसे प्राचीन ये हो गया, क्लियर हो गया। दक्षिण भारत का ये हो गया, और उत्तर भारत का कौन सा हो गया, कथक हो गया। हो गए सारे के सारे 8 या नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और कौन से 8, बिल्कुल कवर। कितने हो गए, 8 हो गए। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 होगी। अर्ध शास्त्रीय नृत्य पूछे तो छऊ हो गया, और छऊ कहाँ का हो गया बच्चों, पश्चिम बंगाल का हो गया। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात था, आयात बढ़ गया था या कम हो गया था। बच्चों आयात तो बिल्कुल क्या हो गया था, कम हो गया था। निर्यात बढ़ा था भैया, आयात तो बिल्कुल क्या हो गया था। सीधी सी बात है कि फसलें ज्यादा हुई तो भारत के अंदर आयात क्या हो गया था, कम हो गया था। हो गया था नहीं हो गया था, हरित क्रांति के फल। हरित क्रांति के बारे में प्रत्येक पीछे वाली आप क्लास देखोगे तो प्रत्येक क्लास के बारे में मैंने बच्चों आपके सामने पूरा का पूरा बोर्ड भरा है भैया। तो यहाँ पे बहुत सारी ज्यादा जानकारियों की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो गया। देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो गया। तो सबसे कम जनसंख्या वाला तो सिक्किम हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया भैया। दूसरा कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर कुछ आप पॉइंट लिखना चाहो तो कुछ पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। देखिए 6-7 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी हो गई, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की होगी। फटाफट नोट करिए, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो गई। सबसे कम जनसंख्या पूछे तो सबसे कम जनसंख्या किसकी हो गई, सबसे कम जनसंख्या हो गई बच्चों किसकी, सिक्किम की हो गई। और दूसरी सबसे कम जनसंख्या किसकी हो गई, मिजोरम की होगी, सिक्किम की हो गई। बहुत बढ़िया। नवगठित राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछा जाए, नवगठित राज्यों में सबसे ज्यादा अगर अपने से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ की हो गई, तेलंगाना की हो गई। नवगठित राज्यों में सबसे कम अपने से पूछा जाए, नवगठित राज्यों में सबसे कम अपने से पूछा जाए तो ये कहाँ की हो गई, उत्तराखंड की हो गई। कहाँ की हो गई, उत्तराखंड की होगी। यूटी के अंदर अपने से पूछा जाए, यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक अपने से पूछा जाए तो सबसे अधिक कहाँ की होगी, सबसे अधिक भैया दिल्ली की हो गई। इसके साथ और क्या, यूटी के अंदर अपने से सबसे कम पूछा जाए, किसमें, यूटी, और यूटी के अंदर सबसे कम पूछा जाए तो कहाँ की हो गई, लक्षद्वीप की हो गई। कहाँ की होगी, लक्षद्वीप की होगी। बहुत बढ़िया। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अपने से साक्षरता पूछा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की हो गई, सर्वाधिक साक्षरता केरल की हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता पूछा जाए, साक्षरता में किस प्रकार से सबसे कम अपने से पूछा जाए तो सबसे कम साक्षरता कम कहाँ की हो गई, भैया बिहार की हो गई। ये लीजिए, साक्षरता के अंदर बच्चों यूटी में सबसे अधिक पूछा जाए,
यूटी में सबसे अधिक पूछा जाए अपने से, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो ये कहाँ की हो गई, ये तो लक्षद्वीप की हो गई। और सबसे अपने से कम पूछा जाए किसके अंदर, यूटी में। यूटी में सबसे कम अपने से पूछा जाए तो सबसे कम कहाँ की होगी भैया, सबसे कम होगी दादर एवं नगर हवेली की, दादर एवं नगर हवेली की। बहुत बढ़िया। देखिए दादर एवं 4-5 बातें और लिखे। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों अपने से पूछा जाता है लिंगानुपात। लिंगानुपात अपने से पूछा जाए तो लिंगानुपात बच्चों कितना हो गया, तो लिंगानुपात 943 हो गया, पर कितने हो गए 1000 पुरुषों के ऊपर सिर्फ 943 महिलाएं हो गई। तो लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ का हो गया, लिंगानुपात सर्वाधिक केरल का हो गया, लिंगानुपात सर्वाधिक केरल का हो गया। लिंगानुपात के अंदर बच्चों सबसे कम पूछा जाए अपने से तो सबसे कम कहाँ का हो गया, सबसे कम हो गया भैया हरियाणा का सबसे कम हो गया। बहुत बढ़िया। जनसंख्या घनत्व अपने से पूछ लिया जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व अपने से पूछ लिया जाए तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक बिहार का है। और जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, तो सबसे कम हो गया अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों सर्वाधिक एससी की जनसंख्या कहां पर हो गई, सर्वाधिक एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर होगी। देखिए कितने सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाए भैया, उत्तर प्रदेश की हो गई। और सर्वाधिक एसटी अगर अपने से पूछा जाए तब अपने से कौन सी हो गई, मध्य प्रदेश की हो गई। सबसे जो है बच्चों एसटी पूछा जाए तो वो कहाँ की हो गई, मध्य प्रदेश की हो जाती है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा सर्वाधिक ग्रामीण, सर्वाधिक बच्चों अपने से पूछ लिया जाए कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है भैया, तो सर्वाधिक जनसंख्या बताइए कहाँ पर है। तो खूब सारी देखिए जानकारियां थी किसके बारे में, जनगणना 2011 के बारे में। ये सारे के सारे वो आंकड़े बच्चों जो अपने से पूछे जाते हैं। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आनंद आ रहा है नहीं आ रहा भैया, बहुत सारी जानकारी है अपने पास में। मेरा ये मकसद रहता है कि सबसे ज़्यादा जानकारियां बच्चों आप तक पहुंचाई जाए, इसलिए कि लिमिटेड एरिया नहीं रहता। जब भी एसएससी हो, कोई भी हो, एग्जाम के अंदर बच्चों कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो खूब सारा अपने को पढ़ना पड़ता है। और जब भैया खूब सारा पढ़ना पड़ता है तो न जाने कहाँ कहाँ से अपने को पढ़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, तोरंग्या एक दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा बच्चों मनाया जाता है। मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा है, तोरंग्या एक दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो बच्चों एक दिवसीय उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 4, 6, 3, 7 क्या आंसर होगा बच्चों इसका, 4 इसका क्या होगा सही आंसर होगा भैया, मोनपा जनजाति के द्वारा। देखिए बच्चों कई ऐसे उत्सव पूछे जाते हैं कि किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। सबसे पहले तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों जो है भारत के अंदर जनजातियों की संख्या कौन सी होगी, 10.8 करोड़। राउंड फिगर में यही है, 10.8 करोड़ हो गई। बहुत बढ़िया। सर्वाधिक जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार, सर्वाधिक जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर होगी। अब देखिए 4 स्टेट पूछे जाते हैं बच्चों अपने से, किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक जनजातियां कहां पर निवास करती है। तो 1 नंबर पे अपना आंसर कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। 2 नंबर पर मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों ओडिशा, मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया। 3 नंबर पे देखिए राजस्थान हो गया और 4 नंबर पे कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनने की संभावना रहती है कि 4 जनजातीय क्षेत्रों वाले बच्चों आप स्टेट बताइए। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और कौन सा बन गया, गुजरात बन गया भैया। बहुत बढ़िया, कौन सा बन गया, गुजरात बन गया। एक क्वेश्चन ऐसे पूछती है कि बागुरम्बा, बागुरम्बा जो उत्सव है बच्चों आप सभी को पता है कहां पर मनाया जाता है, असम के अंदर मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया बोडो जनजाति के, बागुरम्बा असम के अंदर बोडो जनजाति के द्वारा। बुइया लोक नृत्य बच्चों दिगारू जनजाति के द्वारा, बुइया लोक नृत्य, बुइया लोक नृत्य, बुइया लोक नृत्य पूछा जाता है किस जनजाति के द्वारा बच्चों, तो बुइया लोक नृत्य हो जाता है दिगारू मिश्मी जनजाति, दिगारू
मिसमी जनजाति। और ये दिगारू मिसमी जनजाति है कहाँ पर? ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर हो गई? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो देखिए भुइया लोक नृत्य, बागुरम्बा लोक नृत्य बच्चों किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बोडो जनजाति के द्वारा। भुइया लोक नृत्य जो किस जनजाति के द्वारा? दिगारू मिसमी जनजाति। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश के अंदर होगी बच्चों। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चक्री लोक नृत्य, चक्री नृत्य जो है बच्चों ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये कंजरी जनजाति के द्वारा, या कजरी या कंजर जनजाति के द्वारा। और ये कंजर जनजाति कहां पर हो गई? राजस्थान के अंदर होगी। जुल्लू जनजाति पूछी जाती है, कहां पर है? जुल्लू भैया, जुल्लू जनजाति कहां पर है भैया? जुल्लू जनजाति दक्षिण अफ्रीका के अंदर। जुल्लू जनजाति कहां पर हो गई बच्चों? जुल्लू जनजाति दक्षिण अफ्रीका के अंदर होगी। इसके अलावा मसाई जनजाति, ये कहां पर निवास करती है? मसाई जनजाति। मसाई जनजाति जो है अफ्रीका के अंदर निवास करती है। मसाई जनजाति अफ्रीका के अंदर निवास करती है। देखिए मीणा जनजाति। और सर्वाधिक 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी हो गई? भील हो गई भी। कौन सी होगी? भील। देखिए बच्चों भील, गरासिया, भील, गरासिया, कंजर, मीणा, ये भी जनजाति कहाँ की है? ये जनजाति राजस्थान के। कुछ और भी है बच्चों, लेकिन जितनी जहन में आई है मैंने आपको आपके सामने बताई है। भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन राजस्थान की भी है ये। भील है, गरासिया है, कंजर है बच्चों, मीणा जनजाति है। ये सारी की सारी कहाँ की जनजाति हैं बच्चों। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागुरम्बा जो है किस जनजाति के द्वारा? बोडो। भुइया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश है। चक्री नृत्य कंजर जनजाति के द्वारा। जुल्लू जनजाति दक्षिण अफ्रीका के अंदर। मसाई जनजाति अफ्रीका में। सबसे बड़ी जनजाति भील, गरासिया, कंजर, मीणा, ये सारी की सारी जनजातियां बच्चों कहां हैं? राजस्थान के अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। आज वाले सारे के सारे जितने क्वेश्चन है बच्चों, इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आने वाला चाहे एसएससी जीडी है, सीएचएसएल है, सीपीयू है, इसके अलावा बच्चों दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम है, तो उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं भैया। बनते हैं तो ये लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार के व्यवस्थापिका कार्य का संचालन करता है? बताइए कौन सा है भैया? आर्टिकल नंबर बताइए कौन सा है? थोड़ा सा देखिए आप। जब अपन बच्चों केंद्र सरकार पढ़ते हैं, किसी भी सरकार पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर केंद्र सरकार लिख रहा हूँ, और सरकार पढ़ते हैं तो सरकार के अंग कितने हो गए? 3 अंग हो गए भैया, बिल्कुल 3 अंग हो गए। और ये जब 3 अंग हो गए तो इसका मतलब बच्चों कौन कौन से अंग हुए? इन 3 अंगों के अंदर एक तो हो गई व्यवस्थापिका, 1 नंबर हो गई व्यवस्थापिका। देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। व्यवस्थापिका। दूसरी कौन सी हो गई? कार्यपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। और तीसरा अंग कौन सा हो गया? ये लीजिए न्यायपालिका। कवर हुआ? बिल्कुल। सरकार पढ़ते हैं बच्चों, और इसी सरकार के अंदर जब अपन संघ सरकार पढ़ते हैं तो संघ सरकार में भाग नंबर अपने को 5 मिलता है, और भाग नंबर 5 में आर्टिकल अपने को मिलता है 52 से लेके आर्टिकल नंबर 151 तक। बिल्कुल अपने को मिले। तो आर्टिकल नंबर 52 से शुरू हुए, तो ये लीजिए कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 52 से 78 तक है। व्यवस्थापिका शक्ति आर्टिकल नंबर 79 से 1, 2, 3 तक है। न्यायपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 124 से लेके आर्टिकल नंबर 147 तक मिलते हैं। और जब इनको पढ़ते हैं बच्चों तो व्यवस्थापिका में आप और हम, आपको पता है, संसद पढ़ते हैं, तो संसद संबंधी ये आर्टिकल हो गए। और यहां पर अपन 1 नंबर पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और कौन सा पढ़ते हैं? अटॉर्नी जनरल अपन पढ़ते हैं। कवर हुआ। और यहां पर अपन बच्चों न्यायपालिका पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है? आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक। लिख लीजिए बच्चों, आर्टिकल नंबर 52 से 78 तक भैया। आर्टिकल नंबर 52 से 78 कौन सी शक्तियां हो जाती है? आर्टिकल नंबर 52 से 78 तक कार्यपालिका शक्ति होगी। 52 से 78 तक कार्यपालिका शक्ति होगी। 79 से लेके ये कौन सी शक्ति होगी? व्यवस्थापिका शक्ति हो गई। व्यवस्थापिका शक्ति हो गई। और 3 नंबर पे कौन सी शक्ति होगी अपने पास में? न्यायपालिका शक्ति होगी। न्यायपालिका शक्ति होगी। न्यायपालिका। ये ली। कवर हुआ? बिल्कुल कवर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये लीजिए, देखो भैया, पड़ोस के फल पूछे जाते हैं, पड़ोस की मुद्राएं पूछी जाती है। इसने पड़ोस की राजभाषा पूछ ली। भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा, भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? ये तो क्वेश्चन ही नहीं बना अपने से। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया भैया? भारत के, एक मिनट है, भारत के, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं अपने, कैसे बनाएं। भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? चलो मैं लिखता हूँ कुछ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों बर्मी। ये लीजिए, क्वेश्चन बन गया अपना, वर्मी या बर्मी, बर्मी लिख देते हैं अपने। बर्मी लिखा अपने, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये पूरा टाइप नहीं हो पाया बच्चों, मिस्टेक रहेगी, लेकिन आप और हम इस क्वेश्चन को पूरा बनाते हैं। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तिब्बत की, नेपाल की, भूटान की, म्यांमार की। तो बच्चों ये बर्मी कहाँ की होगी? म्यांमार की। कुछ और तरीके से भी अपन बना सकते थे, बंगाली यहाँ पर बना सकते थे बच्चों, देखो, लेकिन अपन ने बर्मी बनाया। बर्मी ढंग से दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ मैं, बर्मी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपने से क्वेश्चंस टाइप करते वक्त। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि ये जो है बच्चों टाइपिंग वाले ने मिस्टेक करते, टाइपिंग भी हम खुद ही करते हैं। चलो, तो हमने खुद ने मिस्टेक करते। वर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है भैया? तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की क्या होगी बच्चों? राजभाषा होगी। देखो कुछ सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछिए। देखो बच्चों, पूछा जाता है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजभाषा बताइए। तो बांग्लादेश की राजभाषा आपको पता है बंगाली होगी। बांग्लादेश की राजभाषा कौन सी हो गई? बंगाली हो गई भैया। भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा कौन सी होगी? चीन की राजभाषा होगी बच्चों मंदारिन। चीन की राजभाषा होगी मंदारिन। पाकिस्तान, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजभाषा बताइए। तो पाकिस्तान की राजभाषा कौन सी हो गई? उर्दू हो गई। नेपाल की राजभाषा बताइए, नेपाल की राजभाषा बताइए। तो ये लीजिए, नेपाल की राजभाषा कौन सी होगी? नेपाली होगी। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजभाषा बताइए, म्यांमार की राजभाषा बताइए। तो म्यांमार की राजभाषा कौन सी होगी बच्चों? बर्मी म्यांमार की राजभाषा। भूटान की राजभाषा बताइए, झोंकफा। भूटान की राजभाषा बताइए। तो भूटान की राजभाषा कौन सी बन जाती है? जोंगखा या झोंगफा। झोंगखा, झोंगखा कहाँ की बन जाती है बच्चों? भूटान की राजभाषा बन जाती है। अफगानिस्तान की दारी और पाश्तो, अफगानिस्तान की दारी और पाश्तो, अफगानिस्तान की दारी और पाश्तो। गौरव और सुनील, देखिए दारी और पाश्तो कहाँ की हो गई? दारी और पाश्तो। ये लीजिए, दारी और पाश्तो। कल बच्चों ने पूछा था ऑफलाइन क्लास में, सुनील और गौरव ने, तो कौन सी होगी? अफगानिस्तान की दारी और पाश्तो। इसके अलावा बच्चों श्रीलंका की कौन सी होगी? सिंगली होगी। श्रीलंका की कौन सी होगी बच्चों? सिंगली हो गई। श्रीलंका की, श्रीलंका की सिंगली हो गई, सिंगली। और इसके अलावा तमिल हो गई भैया। कौन सी होगी? तमिल। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन था। और इस प्रकार भी पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है, इसका राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको सारे राष्ट्रीय फल भी लिखाऊंगा, तब अपन कटहल की चर्चा भी करेंगे भैया। देखो, बांग्लादेश की राजभाषा कौन सी हो गई? एक नंबर पे पूछा गया बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर लगती है बच्चों, बंगाली हो गई। चीन, मंदारिन, पाकिस्तान, उर्दू। और यहाँ पर अंग्रेजी भी लिख लीजिए, लेकिन कौन बोलता है वहाँ पर अंग्रेजी? वहाँ तो गोली की भाषा बोली जाती है। नेपाल, नेपाल के अंदर नेपाली, म्यांमार बर्मी, भूटान के अंदर जोंगखा, और अफगानिस्तान के अंदर दारी और पाश्तो। श्रीलंका की कौन सी होगी बच्चों? सिंगली और तमिल हो गई। हो गए सारे कवर? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन कौन करता है? बच्चों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, लेकिन निर्वाचन आयोग डिप्टी स्पीकर, स्पीकर संसद, आर्टिकल नंबर 324 के द्वारा किया जाता है। भारत के अंदर बच्चों इनका जो निर्वाचन है आर्टिकल नंबर 324 के द्वारा निर्वाचन आयोग की ये ड्यूटी बनती है कि वो इनका क्या करे बच्चों? निर्वाचन करे। ये लो,
इससे संबंधित खूब जानकारियां पढ़िए। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास एवं तीव्र उद्योगीकरण था भैया, तीव्र उद्योगीकरण था। तो ये कौन सा था बच्चों, विकास एवं तीव्र उद्योगीकरण जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का था। बच्चों पंचवर्षीय योजना में मैंने बेहद और खूब सारी आपको जानकारियां दी है। हर क्लास के अंदर जब भी ये सामने क्वेश्चन आया मैंने बहुत सारी आपके सामने जानकारियां दी है, चाहे प्रथम पंचवर्षीय योजना हो, दूसरी हो, तीसरी हो। बच्चों 2-4 बातें यहां भी लिख लीजिए, लेकिन बहुत बातें अपन नहीं लिखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना बच्चों हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, ये लीजिए बच्चों। बच्चों 3 पूछी जाती है दूसरी पंचवर्षीय योजना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महोलनबिस मॉडल पर आधारित, पीसी महोलनबिस मॉडल पर आधारित होगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना बच्चों गॉडगिल मॉडल पर आधारित हो गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर क्या हो गई, आधारित हो गई। तो कुछ तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना बच्चों पूछी जाती है। कईयों के अंदर देखिए जो ज्यादा पूछा गया वहां से पूछते हैं अपने, गरीबी हटाओ का नारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंदर बच्चों? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर। योजना अवकाश की अवधि क्या थी भैया? योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना जो अवकाश है उसकी अवधि क्या थी? 1966 से लेके 1969 तक थी। रोलिंग प्लान भारत के अंदर कब लाया गया था? रोलिंग प्लान भारत में कब लाया गया था? रोलिंग प्लान 1978 से लेके बच्चों 80 तक लाया गया था। वार्षिक योजनाएं कब भारत के अंदर लाई गई थी? ईयरली प्लान, वार्षिक योजनाएं। तो भैया वार्षिक योजनाएं जो है बच्चों 1990 से लेके 1992 तक भारत के अंदर वार्षिक पंचवर्षीय योजनाएं थी। बिल्कुल, कुल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या 12 थी और 1951 से लेके बच्चों 2017 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो किसके ऊपर आधारित थी? पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर आधारित थी। जब भी पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने यहां तक आपको बताया है कि उसका जो उद्देश्य ये रखा गया, उद्देश्य के साथ साथ वृद्धि दर ये रखी गई। अब आपकी ड्यूटी बनती है पीछे वाली क्लासों को बहुत जो है बच्चों सरसरी निगाहों से देखने की, उनको प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करने की थोड़ा थोड़ा आप भी किया करो मेहनत बच्चों। ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है बच्चों? नाट्य शास्त्र का रचयिता बच्चों शंकर को, भरत को, राघव को, विष्णु को, किसे माना जाता है बच्चों? भरत को माना जाता है। भरत के द्वारा जो बच्चों रचित नाट्य शास्त्र के अंदर सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है? भारत के अंदर बच्चों सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख, भारत में सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख, शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ पर मिलता है बच्चों? तो ये मिलता है भारत के नाट्य शास्त्र में। किस में मिलता है? भारत के नाट्य शास्त्र के अंदर उल्लेख मिलता है। भारत के नाट्य शास्त्र में ये क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहला जो कौन सा हो गया बच्चों? भरतनाट्यम। ये बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं मैं, भरतनाट्यम। वैसे सारी बहुत गहरी बात है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। भरतनाट्यम बच्चों, भरतनाट्यम जो है इसमें भगवान ब्रह्मा का अपने को उल्लेख मिलता है। भरतनाट्यम में भगवान ब्रह्मा का इसमें उल्लेख मिलता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल। कुचिपुड़ी के अंदर अपने को बच्चों किसका उल्लेख मिलता है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी में किसका उल्लेख मिलता है? भगवान विष्णु और कृष्ण का। कुचिपुड़ी में भगवान विष्णु और कृष्ण का मिलता है। भगवान विष्णु और कृष्ण का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु और कृष्ण का। कथकली के अंदर रामायण और महाभारत का मिलता है। कथकली, कथकली, कथकली में रामायण और महाभारत का उल्लेख मिलता है। रामायण एवं महाभारत का उल्लेख मिलता है। रामायण एवं महाभारत का उल्लेख मिलता है। कथक के अंदर अपने को किसका उल्लेख मिलता है? भगवान कृष्ण की कहानियों का। कथक में
भगवान कृष्ण की कहानियों का, भगवान कृष्ण की कहानियों का, कृष्ण की कहानियों का। देखिए कितने सारे आपने और मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों क्लासिकल डांस से संबंधित अपने कवर किए हैं। इसके अलावा देखिए मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी नृत्य जो है बच्चों इसे जोगई और चोलम कहा जाता है। पहले तो इसे जोगई और चोलम कहा जाता है। तो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा जोगई और चोलम नृत्य किससे संबंधित हो गया, क्या हो गया, मणिपुरी। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, नर्तक जो होता है अंतर्मुखी ध्यान रखता है, नर्तक जो होता है अंतर्मुखी इसके अंदर ध्यान रखना है। और इसके जो नर्तक होते हैं वो दर्शकों से आंखें नहीं मिलाते, इसके जो नर्तक होते हैं वो दर्शकों से आंखें नहीं मिलाते। किस नृत्य के अंदर बच्चों, तो ये हो गया मणिपुरी। और मणिपुरी नृत्य के अंदर, जोगई नृत्य के अंदर, चोलम नृत्य के अंदर। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु को समर्पित है भैया, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किससे संबंधित हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया भगवान विष्णु से संबंधित। ये लीजिए, देखिए कितनी सारी जानकारियां मैंने आपके लिए इकट्ठी की। अब आपकी तो ड्यूटी एक ही बनती है भैया अच्छे अच्छे कमेंट करने की, वो भी क्लास अच्छी लगे तो कर दिया करो कमेंट है। ये लो, सबसे पहले बच्चों शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र के अंदर मिलता है अपने को। भरतनाट्यम जो है भगवान ब्रह्मा से संबंध हो गया, कुचिपुड़ी भगवान विष्णु कृष्ण से संबंध हो गया, कथकली रामायण महाभारत का हो गया, कथक भगवान कृष्ण की कहानियां हो गया, मणिपुरी जोगई चोलम अंतर्मुखी ध्यान हो गया जिसके अंदर दर्शक जो है नर्तकों से आंखें नहीं मिलाते, कौन सा हो गया, और मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु को क्या हो गया, समर्पित हो गया। बिल्कुल देखिए डीपली क्वेश्चन बना या नहीं बना, कितने डीपली तरीके से भैया एक एक क्वेश्चन को आप और हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ कर ही रहे हो इसलिए मैंने कहा आप और हम कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या है। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है भैया, वेम्पति चिन्ना ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है, तो वेम्पति शर्मा ने बच्चों कुचिपुड़ी के अंदर अपनी क्या बनाई है, पहचान बनाई है। देखिए कुचिपुड़ी अभी पढ़ा था बच्चों, भगवान विष्णु और कृष्ण से संबंधित है। ये किस संगीत के साथ किया जाता है, ये कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। किसके साथ में, कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भी इन्हीं से है भैया, कथकली भरतनाट्यम से भी है और इससे भी है भैया। यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका संबंध किससे हो गया, एक तो भरतनाट्यम से हो गया और इसके अलावा किससे हो गया, इसके अलावा हो गया इनका कुछ राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, इसके अलावा राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी। ये लीजिए एक और रेड्डी हो गई भैया, कौन, दीपिका, दीपिका रेड्डी। इन सब का संबंध किससे हो गया, इन सब का संबंध कुचिपुड़ी से हो गया, भगवान कृष्ण से संबंधित क्या है बच्चों, ये संबंधित है। चलो, किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है भैया, ये लीजिए, पहले भी पढ़ चुके हैं। किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो ये लीजिए बच्चों, भारत का सबसे क्या है, लिखित लंबा संविधान है। दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है, दुनिया का पहला लिखित संविधान पूछा जाता है, एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, लिख दीजिए सर अमेरिका। पहला किसका हो गया, ये लीजिए अमेरिका का हो गया भैया, बहुत बढ़िया बात है। सबसे लंबा लिखित संविधान अपने से पूछा जाए बच्चों, लंबा लिखित संविधान और सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो ये अपने ही मुल्क की बात हो गई, कहाँ का हो गया, भारत का हो गया। क्यों भारत का हो गया, भारत के संविधान में 395 तो क्या है बच्चों, आर्टिकल है, 395 अनुच्छेद है। भारत का संविधान जो है बच्चों 12 अनुसूचियों के अंदर बंटा हुआ है, 12 अनुसूचियों के अंदर बंटा हुआ है। इसके अलावा देखिए भारत का जो संविधान है बच्चों, और क्या हो गया भाई, एक प्रस्तावना के अंदर लिखित है, एक प्रस्तावना के अंदर लिखित है। एक बात अभी तक 395 आर्टिकल हो गई, अनुसूचियां हो गई, एक प्रस्तावना हो गई, और 22 भागों के अंदर बंटा हुआ है। तो कितने भागों में, 22 भागों के अंदर। ये लीजिए 22 भागों में बंटा हुआ है, इसलिए सबसे बड़ा संविधान है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्रदान की है? शोभना नारायण है ना, ये लीजिए शोभना नारायण भैया। कौन होगे? शोभना नारायण होगे। किसके? शोभना नारायण होगे बच्चों, कथक से संबंधित होगे। देखिए शोभना नारायण, नलिनी सिंह, शोभना नारायण, नलिनी सिंह होगे नहीं होगे। इसके अलावा कमालिनी, इसके अलावा क्या होगी बच्चों? कमालिनी, इनका भी संबंध किससे हो गया? कथक से हो गया। नलिनी सिंह अस्थाना और इसके अलावा कमालिनी, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार बच्चों मिलता है, पद्मश्री पुरस्कार मिलता है 2022 के अंदर। ये लीजिए किसे मिलता है? 2022 के अंदर। शोभना नारायण हो गए बच्चों, गुरुदेवा प्रसाद हो गए, तो इनका संबंध भी किससे हो गया? कथक से हो गया। बहुत जानकारियां पढ़ी है कथक के बारे में। उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है बच्चों, अलसी, अरंडी, सरसों और तिल। ये कौन से हो गए बच्चों? तिल हो गए। तीनों फसलें मैंने आपको नोट करके लिखवा रखी है बच्चों। इसके अलावा देखिए चूफाट, पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? बताइए भैया किस राज्य का लोक नृत्य बच्चों? सिक्किम का लोक नृत्य। 2-4 और लिख लीजिए। चूफाट कहाँ का हो गया? सिक्किम का हो गया भैया। ये पूछा जाता है, चूफाट कहाँ का हो गया? सिक्किम। चूफाट हो गया बच्चों सिक्किम का। और ये जो चूफाट है बच्चों किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? सिक्किम के लेप्चा समुदाय के द्वारा, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के द्वारा किया जाता है, लेप्चा समुदाय के द्वारा किया जाता है। लिंबू या शुभा, लिंबू या शुभा, लिंबू या फिर शुभा, ये नृत्य भी किससे संबंधित हो गए बच्चों? ये नृत्य भी सिक्किम से संबंध हो गए। इसके अलावा सिकमारी छम या फिर मुखोटा, मुखोटा सिक्किम का है, मुखोटा कहाँ का है? सिक्किम का है। कागयेद, कागयेद ये भी कहाँ का हो गया? सिक्किम का हो गया। तो ये चारों कहाँ के हो गए? सिक्किम के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? कौन सा मनाया? राउफ, लोसर, मीम, कूट, सिगमो, ये कहाँ पर मनाया जाता है? सिगमो, गोवा के अंदर मनाया जाता है। सिगमो, सिगमो गोवा में मनाया जाता है। रणमाले, रणमाले गोवा में मनाया जाता है। धनगर गोवा में मनाया जाता है। तरंग मेल, तरंग मेल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। देखनी, कुनबी, देखनी और इसके अलावा कुनबी, ये भी कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा के अंदर। देखिए बच्चों कितने सारे नृत्य मैंने लिखे, सिगमो, रणमाले, धनगर, तरंगमेल, देखनी, कुनबी, ये सारे कहाँ मनाए जाते हैं? ये सारे बच्चों गोवा के अंदर मनाए जाते हैं भैया। कहाँ? गोवा के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2-4 और क्वेश्चन है, फटाफट आप और हम कवर करते हैं। ड्री अरुणाचल प्रदेश में एक कृषि उत्सव है, मनाया जाता है अगस्त महीने के अंदर में। कौन सा बच्चों? ड्री उत्सव पूछा जाए तो ये कहाँ पर हो गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। मुखोटा नृत्य पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश में, मुखोटा नृत्य कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। मुखोटा युद्ध, युद्ध नृत्य ये भी कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश। रिखमपाड़ा, रिखमपाड़ा, रिखमपाड़ा कहाँ पर हो गया? अरुणाचल प्रदेश में। बोर्डोछम, बोर्डोछम नृत्य कहाँ पर हो गया? अरुणाचल प्रदेश। पिपोर, ये लीजिए पिपोर कहाँ पर हो गया? अरुणाचल प्रदेश में। तो एक बार फिर से देखिए, मुखोटा नृत्य, युद्ध नृत्य, रेशमपाड़ा नृत्य, बोर्डो नृत्य, पिपोर नृत्य, ये भी कहाँ पर हो गए? अरुणाचल प्रदेश के अंदर होगी। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है बच्चों? तिरमुरी नाम से मनाई जाती है। सिंधियों के अंदर मकर संक्रांति, सिंधी समाज में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? तिरमुरी नाम से मनाई जाती है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेजों की बात की जा रही है? यहाँ भारतीय संविधान की बात की जा रही है भैया। किसकी बात की जा रही है? भारतीय संविधान की बच्चों क्या की जा रही है? बात की जा रही है। अब बहुत बार अपने से देखिए, चलो 4-5 लाइन इस पे लिखिए, बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
भारत का जो संविधान है बच्चों बनकर कब तैयार होता है? पहली बात तो भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ? ये तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। बहुत बढ़िया बात है। भारत के संविधान की जो मूल कॉपी थी, इस मूल कॉपी के ऊपर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? मूल कॉपी पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए भाई? सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये लीजिए, सबसे पहले हस्ताक्षर थे पंडित नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और सबसे बाद में किसने हस्ताक्षर किए थे? तो सबसे बाद में हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ये लीजिए बच्चों, आज का सेशन था बच्चों। कैसा आज का आपको सेशन लगा? आप कमेंट बॉक्स में जाओगे। जिस क्वेश्चन के अंदर डीपली जाना चाहिए था उस क्वेश्चन में खूब सारे आप और हम डूबे। जिस क्वेश्चन में लगा था कि इस क्वेश्चन का जवाब देके अपने को आगे बढ़ना चाहिए, उस क्वेश्चन में मैंने आपको जवाब दिया और जवाब देके बच्चों आप और हम आगे बढ़े। मिलते हैं बच्चों शानदार सेशन के एक शानदार सेशन की एक नई क्लास के अंदर आप और हम मिलते हैं, फिर से रूबरू होते हैं बच्चों। आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आप जवाब दोगे बच्चों। क्लास कैसी लगी आपको? अगर आपको बेहतर क्लास लगी है तो आप कमेंट करोगे, अगर आपको बेहतर सेशन लगा है बच्चों तो आप क्लास को लाइक करोगे, और अगर आपको और बेहतर ये क्लास लगी है बच्चों जिससे हमें एनर्जी मिल सके, आप बच्चों इस क्लास को क्या करोगे? शेयर भी करोगे। मिलते हैं फिर से बच्चों नई क्लास नई सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।